तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं शिशिर राज और आप देख रहे हैं शिशिर राज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये हमारा SMEP सीरीज का 7वां पार्ट है। इसके पहले के सारे पार्ट्स आपको स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स नाम के एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, पहले उन वीडियोस को देखिए और फिर इस वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज का ये वीडियो W&G बोसॉन्स के ऊपर है। कुछ लोग G भी बोलते हैं, कुछ Z भी बोलते हैं, तो जैसी आपकी इच्छा वैसा आप बोल सकते हैं। तो ये W&G बोसॉन्स क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है, आइए जानते हैं। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो एज यूजुअल हमारा पहला सवाल, W&G बोसॉन्स होते क्या है। तो W&G बोसॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट मीडिएट द वीक न्यूक्लियर फोर्स। अर्थात W&G बोसॉन्स ये दोनों वीक न्यूक्लियर फोर्स को मीडिएट करते हैं। तो जैसा कि हमने फोटॉन्स और ग्लूऑन्स के बारे में जाना कि ग्लूऑन्स स्ट्रॉन्ग फोर्स का और फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मीडिएट करता है, ठीक उसी प्रकार W&G बोसॉन्स भी वीक न्यूक्लियर फोर्स को मीडिएट करता है। अब यहाँ बहुत से सवाल उठते हैं कि ये दो प्रकार के क्यों होते हैं W&G, बाकी के कैरियर पार्टिकल्स एक ही क्यों होते हैं, और वीक न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम बारी बारी से टैकल करेंगे। तो सबसे पहले हम वीक न्यूक्लियर फोर्स पे आते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स को हम वीक इंटरेक्शन भी कहते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो चारों फंडामेंटल फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इन सब में से सबसे कमजोर होता है। ये सब एटॉमिक लेवल पे काम करता है, यानी कि एटम के भी एक छोटे से हिस्से भर में इसका प्रभाव रहता है, और ये रेडियो एक्टिव डीके और न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए जिम्मेदार होता है। तो भले ही छोटे लेवल पे काम करता है, परंतु इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। सन के अंदर जो फ्यूजन हो रहा है और आपको उसकी लाइट मिल रही है, तो इसमें वीक न्यूक्लियर फोर्स का बहुत योगदान है। वीक न्यूक्लियर फोर्स ये सब कैसे करता है, ये हम आगे जानेंगे। अभी हम W&G बोसॉन्स की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, W&G बोसॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं और स्पेशली गॉस बोसॉन्स हैं। ये वीक इंटरेक्शन में मदद करते हैं। तो पहले हम W बोसॉन्स की बात कर लेते हैं, फिर हम G बोसॉन्स की बात करेंगे। W बोसॉन्स भी दो प्रकार के होते हैं, बस अंतर है इलेक्ट्रिक चार्ज का। पहला है W+ और दूसरा है W-। इनका चार्ज क्वार्क्स की तरह फ्रैक्शनल नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तरह +1 और -1 होता है। W+ का चार्ज +1 यानी कि पॉजिटिव है, और W- का चार्ज -1 यानी कि नेगेटिव होता है, और ये दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स हैं। तो ये पहला बोसॉन है जिसके पास पार्टिकल और एंटी पार्टिकल अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूऑन्स का एंटी पार्टिकल खुद ग्लूऑन ही है, यानी कि कोई एंटी पार्टिकल नहीं है। फोटोन का एंटी पार्टिकल भी खुद फोटोन ही है, यानी कि उसका भी कोई एंटी पार्टिकल नहीं है। पर W बोसॉन्स के लिए थोड़ा अलग है, और ये अलग किस बेसिस पे है, चार्ज के बेसिस पे, जैसा कि बाकी के पार्टिकल और एंटी पार्टिकल्स के साथ होता है। चूंकि क्वार्क्स में दो प्रकार के चार्जेस हैं, कलर और इलेक्ट्रिक, तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज और कलर चार्ज दोनों होते हैं। इसके अलावा सारे पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स में सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफरेंस है। W बोसॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली 80.4 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम स्क्वायर होता है, जो कि एक प्रोटॉन के मास के 80 गुना ज़्यादा है। इसीलिए इनका लाइफ स्पैन भी बहुत कम होता है, 3 × 10⁻⁻25 सेकेंड्स। ये 1 सेकेंड का इतना छोटा सा हिस्सा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। सोचो कि ये 1 सेकेंड के कितने छोटे से हिस्से में बनता है और खत्म हो जाता है। इनका स्पिन 1 होता है, बाकी के गॉस बोसॉन्स की तरह। अब बढ़ते हैं हम G बोसॉन्स की ओर। G बोसॉन्स एक ही प्रकार का होता है, और ये खुद का ही एंटी पार्टिकल है, फोटॉन्स और ग्लूऑन्स की तरह। ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ग्लूऑन्स और फोटॉन्स की तरह, जबकि W बोसॉन्स के पास चार्ज होते हैं। अब इसकी मास की बात कर लें तो ये W बोसॉन्स से भी ज़्यादा मैसिव होता है,
अप्रॉक्सीमेटली 91.2 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम स्क्वायर। तो चूंकि ये मैसिव है, ये भी जल्दी डीके हो जाता है। इसका भी लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, ये भी उसी रफ्तार से खत्म होता है जितना कि डब्ल्यू बोसोन्स। तो ओवरऑल वीक न्यूक्लियर फोर्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स मैसिव होते हैं, वहीं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के पार्टिकल्स मासलेस होते हैं, उनके पास मास ना के बराबर होता है। तो हमने सारे बेसिक डिफरेंसेस जान लिए। अब हम ये जानेंगे कि सारा खेल होता कैसे है, कैसे डब्ल्यू एंड जी बोसोन्स इंटरेक्ट करता है और वीक न्यूक्लियर फोर्स की मदद करता है। तो देखो, क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में फोर्सेस का मतलब सिर्फ पुश और पुल नहीं होता। पार्टिकल के एक्सचेंज को हम फोर्स कहते हैं, और ये जो सारे गॉस बोसोन्स हैं, ये फोर्सेस का एक्सचेंज पार्टिकल है। कोई भी फोर्स को काम करने के लिए कोई ना कोई पार्टिकल का एक्सचेंज होना जरूरी है, तब जाकर फोर्सेस काम करते हैं। ग्लूऑन्स का क्वार्क के बीच एक्सचेंज होने से स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है। फोटॉन्स का एक्सचेंज होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है। उसी प्रकार डब्ल्यू एंड जी बोसोन्स का एक्सचेंज होने से न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन या फिर रेडियो एक्टिव डीके होता है। तो इन पार्टिकल्स का एक्सचेंज कैसे होता है वो जान लेते हैं। अब जानते हैं कि डब्ल्यू बोसोन्स चार्ज कैरी करता है और जी बोसोन्स कोई चार्ज कैरी नहीं करता, यानी कि न्यूट्रल होता है। अब देखो, वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से क्या होता है कि आलू जो है वो सोना में बदल जाता है। इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा लिटरली नहीं होता, पर कुछ ऐसा ही होता है। एक एटम दूसरे एटम में बदल जाता है, ये है वीक न्यूक्लियर फोर्स का कमाल। तो ऐसा कैसे होता है, आइए जानते हैं। तो देखो, चूंकि दो प्रकार के पार्टिकल्स हैं, तो दो प्रकार का एक्सचेंज भी होगा। डब्ल्यू बोसोन का जब एक्सचेंज होता है तो एटम ही कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक एटम दूसरे एटम में बदल जाता है। और जी बोसोन का एक्सचेंज होता है तो सिर्फ उस एटम के प्रॉपर्टीज बदलते हैं, एटम वही रहता है। समझ गए दोनों में डिफरेंस? अब एटम कैसे बदलेगा, तो उसके लिए डब्ल्यू बोसोन का रोल पहले समझते हैं, फिर जी बोसोन कैसे एटम के प्रॉपर्टीज को बदलता है वो जानेंगे। एटम तो तब बदलेगा ना जब न्यूक्लियस के अंदर का नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बदलेगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। अगर किसी तरह से न्यूट्रॉन बढ़ जाए या घट जाए तो एलिमेंट सेम रहेगा, आइसोटोप बदल जाएगा। और अगर प्रोटॉन बढ़ जाए या घट जाए तो एलिमेंट ही बदल जाएगा। ये तो आप जानते ही होंगे, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा। और चूंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बढ़ने और घटने का सिलसिला डब्ल्यू बोसोन से जुड़ा है, तो डब्ल्यू बोसोन का एक्सचेंज होगा इस प्रोसेस में। दोनों का एक एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब न्यूट्रॉन के अंदर का एक डाउन क्वार्क अप क्वार्क में बदल जाता है, तो इस प्रोसेस में एक डब्ल्यू माइनस बोसोन निकलता है डाउन क्वार्क के अंदर से। और चूंकि डब्ल्यू बोसोन, जैसा कि मैंने कहा शुरू में ही कि मैसिव होता है, तो वह डीके कर जाता है इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में। और जब प्रोटॉन का अप क्वार्क डाउन क्वार्क में बदलता है तो डब्ल्यू बोसोन निकलता है अप क्वार्क के अंदर से। चूंकि ये भी मैसिव होता है तो ये भी डीके कर जाता है पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है तो डब्ल्यू माइनस बोसोन निकलता है, और वो डब्ल्यू माइनस बोसोन फाइनली डीके हो जाता है इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में। और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है तो डब्ल्यू प्लस बोसोन निकलता है, जो कि तुरंत डीके हो जाता है पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आया होगा कि हमारे यूनिवर्स में इतने सारे एलिमेंट्स क्यों हैं और हर एक एलिमेंट का इतना आइसोटोप क्यों पाया जाता है। ये कैसे होता है हम वो भी जानेंगे। पहले जी बोसोन क्या करता है वो जान लेते हैं। तो जी बोसोन एटम को नहीं बदलता, वह किसी पार्टिकल का एनर्जी या फिर डायरेक्शन बदल देता है। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई न्यूट्रिनो किसी इलेक्ट्रॉन के पास से गुजरता है तो वहाँ जी बोसोन का एक्सचेंज होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में। तो इस एक्सचेंज की वजह से न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो ही रहता है और इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन ही रहता है। यहाँ कोई भी अपना रूप नहीं बदलता, सिर्फ दोनों अपना डायरेक्शन और स्पीड चेंज कर लेते हैं। अब आते हैं हम अपने पिछले सवाल पे कि डब्ल्यू बोसोन क्यों इमिट होता है और अप क्वार्क डाउन क्वार्क में क्यों बदलता है और डाउन क्वार्क अप क्वार्क में क्यों बदलता है। तो देखो,
इसका कारण है रेडियो एक्टिव डीके। मैं रेडियो एक्टिव डीके को समझा देता हूँ, उसी में आप लोगों को इसका जवाब भी मिल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो, कभी कभी एटम्स के न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, मतलब अपने अंदर के पार्टिकल्स या फिर एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते, तो फिर हमको रेडियो एक्टिव डीके देखने को मिलता है। तो जब न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता है तो अपने अंदर के पार्टिकल्स या फिर एनर्जी को रिलीज कर देता है ताकि खुद को स्टेबल कर सके, और उस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। अल्फा डीके के दौरान न्यूक्लियस 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को एमिट करता है। तो अगर ध्यान से सोचोगे तो पाओगे 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन मिलकर हीलियम का न्यूक्लियस बनाता है। बिल्कुल, अल्फा डीके के दौरान एटम अपने न्यूक्लियस के अंदर से हीलियम छोड़ता है, जिसे कि हमने अल्फा पार्टिकल का नाम दिया है। इससे न्यूक्लियस का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है और न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है। आप कहोगे पहले ये बताओ कि ये न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों होता है? तो उसका कारण है न्यूट्रॉन कैप्चर या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर इस सीरीज को शुरू से देख रहे हो तो न्यूट्रॉन कैप्चर के बारे में आपको पता होगा। बीटा डीके के दौरान एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है और डब्ल्यू बोसोन रिलीज करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल, जो हमने अभी अभी जाना था थोड़ा देर पहले, इसलिए इनको बीटा डीके कहते हैं। तो देखो क्या होता है कि न्यूक्लियस को स्टेबल रखने के लिए एटम के अंदर प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो बना कर रखना पड़ता है। अगर रेशियो मेंटेन रहा तो न्यूक्लियस स्टेबल रहेगा और नहीं रहा तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। तो लाइट एलिमेंट यानी कि पीरियोडिक टेबल में कार्बन या ऑक्सीजन तक हर एक प्रोटॉन के लिए 1 न्यूट्रॉन सही रहता है, यानी कि 6 प्रोटॉन है तो 6 न्यूट्रॉन रहेंगे। पर जब एलिमेंट हैवी हो जाता है तो उसके न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है तो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करता है, तो न्यूट्रॉन थोड़ा बैलेंस लाता है न्यूक्लियस में। अब अगर रेशियो गड़बड़ हुआ तो न्यूक्लियस वीक न्यूक्लियर फोर्स की मदद से अप क्वार्क या फिर डाउन क्वार्क का फ्लेवर बदल देता है जरूरत के हिसाब से, अप को डाउन में या फिर डाउन को अप में। और मैंने अभी बताया कि ये इंटरेक्शन कैसे होता है। अब यहाँ एक चीज में मत कंफ्यूज होना, ग्लूऑन्स जो है क्वार्क का कलर को बदलता है और डब्ल्यू बोसोन्स जो है वो फ्लेवर को बदलता है। क्वार्क के 6 फ्लेवर्स होते हैं, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम। और कलर 3 प्रकार का होता है, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। कलर भी एक प्रकार का चार्ज होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ग्लूऑन्स कलर चार्ज को बदलता है, वहीं डब्ल्यू बोसोन्स क्वार्क का इलेक्ट्रिक चार्ज को बदलता है। क्योंकि डब्ल्यू बोसोन्स चार्ज्ड होता है, W+ और W-। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है तो वह W- बोसोन रिलीज होता है, और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है तो वहाँ W+ बोसोन रिलीज होता है। याद करने के लिए भी आसान है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उससे निगेटिव निकाल दें तो पॉजिटिव बचेगा जो कि प्रोटॉन है, और जब प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव है उससे पॉजिटिव निकाल दें तो जो बचेगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि किस केस में W+ निकलेगा और किस केस में W- निकलेगा। अब गामा डीके क्या होता है? अब जब अल्फा या बीटा डीके होता है तो उस वक्त जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाता है न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस उसको गामा रेज के रूप में उस एनर्जी को रिलीज कर देता है, इसीलिए इसे हम गामा डीके कहते हैं। पहले और दूसरे डीके जो कि अल्फा और बीटा डीके है उसमें पार्टिकल रिलीज होता है, और तीसरे टाइप ऑफ डीके में एनर्जी रिलीज होता है। तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा, और W एंड G बोसोन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बिल्कुल भी दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं गाइस फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।